नाज़रीन स्टडी सर्कल के एक और वेबिनार के साथ हाज़िर हैं। लास्ट टाइम हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी यूएसए के हवाले से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए एवैल्यूएशन प्रोसेस है, हायर एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट इन यूएसए है। इसके अलावा अ स्कॉलरशिप फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है अपकमिंग वेबिनार्स में वो भी हमारी लिस्ट में है। तो आज का वेबिनार जो है वो स्पेसिफिकली इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए है और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो लास्ट टाइम की तरह एक्सपर्ट आबिद खान साहब हैं और तनवीर सरोया साहब हैं फ्रॉम यूएसए। तो शुरू करते हैं। तो मैं अपने एक्सपर्ट्स से और आप लोगों से भी शेयर करूं कि लास्ट वेबिनार जो हमारा हुआ था उसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें रिस्पांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी की तरफ से और बहुत हौसला अफजाई हुई, एनकरेजमेंट भी मिली और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग सिर्फ वेट में थे, इंतज़ार में थे कि हमें किसी तरह पाथवे पता लगे कि अमेरिका के हवाले से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम थी और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, आबिद खान साहब का भी और तनवीर सुरैया साहब का भी, जिन्होंने फुल इन्फॉर्मेटिव वेबिनार किया और स्टूडेंट्स को ज़ीरो स्क्रैच से लेके हर इन्फॉर्मेशन दी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वेलकम करते हैं आज दोबारा हम अपने एक्सपर्ट्स को। आबिद खान साहब हमारे साथ हैं, तनवीर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों भी अपने तासुरात शेयर कर दें लास्ट वेबिनार के हवाले से थोड़े से, फिर हम आगे आज के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। जी, तनवीर भाई आप। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस अगेन। आई वाज रियली शॉक्ड एंड अमेज्ड, वेबिनार के बाद बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जूनियर्स ने मुझसे रब्ता किया और बड़े बेसिक सवाल पूछे। I was expecting most of the people, they already knew about the process, how easy it is and how convenient it is. लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और आपके वेबिनार के जरिए बहुत सारे लोगों को टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिली। हालांकि I guess we had only one and a half hour webinar that time and जी we बिल्कुल। covered so many topics. तो लोग बड़े खुश हुए, लोगों को इस नए पैथवे का, इस नए चैनल का भी पता चला कि पीपल स्टिल कैन कम टू यूएस से। सो बड़ा जबरदस्त फीडबैक था। इस हवाले से मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ बहुत शुक्रिया जी। और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। ऑफ कोर्स आप टाइम निकालते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, इसे अरेंज करते हैं और ये कार्य खैर बन जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर। जी आबिद भाई, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान, जैसे कि तनवीर भाई ने फरमाया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। और सेम feeling I have when I got the day right after the webinar day. So when I opened my inbox, especially for the messenger, I got so many messages from the juniors PTs around the world. Wherever they are, they send a text message to contact with me and ask me to provide us some more details about. And I had a feeling before that maybe at this time of when we have a lot of opportunities, internet surfing and everything, so all those students, they can search by themselves and they should have a basic knowledge. But when I look at their question, they were so basic level that it came to me that whatever we did last time, that was really amazing and that helped a lot of students. That was really amazing for me as well, as Tamir Bhai said. And inshallah, whatever you are doing with our help, and we will provide you all those necessary information and try to provide them those information so they can arrange all those processing and get into the US, Canada, UK, anywhere, wherever they want. Really बहुत अच्छा जो है ना ये सारा सिस्टम जो आपने शुरू किया हुआ है, तो इससे यही अंदाज़ा हुआ कि बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं तमाम लोग, बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। थैंक यू वेरी मच।
चलें जी। तो नाज़रीन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन प्रोसेस। फर्स्ट जो हमारा वेबिनार था वो लाइव था, लाइफ ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट। तो जब आपको फिजियोथेरेपी के बारे में एक चीज़ पता लग जाती है कि अमेरिका के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ किस तरह है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम उसको प्रोसीड भी करें अमेरिका के लिए। तो इस बारे में एक बहुत सारी मिथ्स हैं और बहुत सारे परसेप्शंस हैं जनरल पब्लिक के अंदर कि अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है और ईज़ी डेस्टिनेशन नहीं है। तो लेकिन हम आपको इस प्लेटफ़ॉर्म सॉरी से सलमान, लाइन मेरी कोई डिस्कनेक्ट हो रही थी तो दैट्स नो व्हाई। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आज के हम वेबिनार को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आबिद भाई से कहता रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आबिद भाई हम ये बात कर रहे थे आपके डिस्कनेक्शन में कि पाकिस्तान में जनरल मिथ है कि एवेल्युएशन प्रोसेस बहुत मुश्किल है और ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोग दूसरे डेस्टिनेशंस की तरफ सोचते हैं और ड्यूरेशन बहुत लंबा है। तो इसके बारे में आप क्या बताएँगे? देखो सलमान, जहाँ तक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास बेसिकली यूएस के लिए 3 जो है वो क्रेडेंशियल एजेंसीज़ हैं जिसमें जो पीटीज़ को इवैल्यूएट करती हैं यूएसए में आने के लिए उनकी एजुकेशन को। तो एज़ मोस्ट ऑफ अस नोज़ कि कौन-सी हैं, एक तो एफसीसीपीटी है, दूसरी जी, बड़ी मशहूर और मारूफ। आईसीडी है और तीसरी है आईईआरएफ। अब ठीक ये है, सारी जो एजेंसीज़ हैं, इनका बेसिकली एक ही जो है ना, एफएसबीपीटी ने एक कोर्स वर्क टूल देते हैं। सीडब्ल्यूटी जो है ना, एफएसबीपीटी ने एक अप्रूव्ड कोर्स वर्क टूल दिया हुआ है और उस टूल के ऊपर पूरी दुनिया से जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि उनकी एजुकेशन अमेरिका की फर्स्ट डिग्री एजुकेशन के इक्वल है या नहीं है। ठीक तो है। ये जो कोर्स वर्क टूल डिज़ाइन हुए हुए हैं, अब जो भी बंदा ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, तो उन वो ज़्यादातर आजकल सारे अपग्रेड हुए हुए हैं। जैसे ही कोई ठीक नई है, रिक्वायरमेंट आती है तो मोस्टली देखा गया है कि वो अपने सिलेबस में वो चीज़ें शामिल कर देते हैं। अगर किसी को डेफिशिएंसी लगती हैं तो नया जब वो सिलेबस रिवाइज़ करते हैं तो उसमें वो सब्जेक्ट दोबारा ऐड कर लेते हैं, और ताकि जो नए स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे वो नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ग्रेजुएट। तो ठीक हो गया। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे चेंज भी होती रहती है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया क्राइटेरिया के कोर्स वर्क टूल जो है वो आज, अगर आप आज से काउंट करें ना, तो वो है CW1 से लेकर CW6 तक, यानी 6 कोर्स वर्क टूल हैं जिनके ऊपर कोई भी दुनिया की जो डिग्री है जो अमेरिका से बाहर की, उन सबको इवेल्यूएट किया जाता है। अब इन कोर CW1 से 6 तक उन्होंने ना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से डिवाइड किया हुआ है। ठीक तो है, अगर आप इसको देखें, सबसे पहले हम ये समझ लें ना थोड़ा-सा कि ये बेसिकली कोर्स वर्क टूल और इनकी सारा क्राइटेरिया है क्या? जब हमें ये समझ आएगी तो फिर आगे जो प्रोसेस है वो तो बड़ा ईज़ी हो जाएगा लोगों को बताने में, समझाने में, और ठीक हर हो बंदा गया। ईज़िली उसको कर सकता है। तो अब जो CW1 है, उसका अगर आप क्राइटेरिया देखो तो जो भी ग्रेजुएट 1978 या उससे बिफ़ोर हुए हुए हैं, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो डिग्रीज़ है, उनको इवैल्यूएट किया जाएगा CW1 से, जो ठीक हो गया, 1978 या बिफोर जो ग्रेजुएट हैं। ठीक हो और गया। CW2 जो है वो है 1978 से 1991 तक। जो ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं 1991 तक, उनको CW2 जो है कोर्स वर्क टूल, उसके मुताबिक इवैल्यूएट किया जाएगा उनकी डिग्री को। और 1992 से 1997 तक जो है ये CW3 लगता है, कोर्स वर्क टूल जो 3 है वो लगेगा इस पे। ठीक हो गया, और उसके बाद 1998 से जून 30 2009 तक ये CW4 है। ठीक हो गया, 98 से जून 30 2009, और जून 30 2009 से लेकर ये दिसंबर 31 2016 तक ये CW5 लगता है। ठीक हो गया, और आजकल जो करंट टूल चल रहा है वो चल रहा है CW6। Anyone who graduated in 2000 January 1st of 2017 until now, उन सब का जो कोर्स वर्क टूल है CW6 है। तो ठीक है, ये अगर हमारे जो भी स्टूडेंट दोस्त अहबाब जो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में अपना वो देखना चाहते हैं तो उनको
बेसिकली इन कोर्स वर्क टूल से जाके अपने आप को वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है हमें किस लेवल की वो रिक्वायरमेंट चाहिए। हर एक की जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, चूँकि जिसने 1978 में पढ़ा था उसकी एजुकेशन आज की एजुकेशन की वो कोर्स करिकुलम इक्वल तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने ये थोड़ा सा ईजी कर लिया, यानी सबके लिए ना ये नहीं किया कि जो लोग 1978 में ग्रेजुएट होते हैं उनको भी आज के मुताबिक वो इवेल्यूएट करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 6 टूल हैं जिनके मुताबिक ये टूल जो दिए हुए हैं ये FSBPT ने दिए हुए हैं, और ये FCCPT को FSBPT आपको पता है हमारे जो लाइसेंस अथॉरिटी है यहाँ बोर्ड जी जी स्टेट जो फेडरेशन बोर्ड है फिजिकल थेरेपी का US का, तो ये बेसिकली उसका एक टूल है। उसने इन सब एजेंसीज को ऑथराइज किया हुआ है और ऑथराइज करके तो उनको फिर आगे हैंड ओवर किया हुआ है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनके मुताबिक इवेल्यूएट करें और इवेल्यूएट करके उनकी डिग्री को देखें कि वो किस लेवल पे है। तो इसमें एक चीज़ मैं नाजरीन के लिए भी ऐड करूंगा और थोड़ा सा अपना भी, यानी एक लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है कि ओल्ड ग्रेजुएट्स जितने हैं उनको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में 3 साल कोर्स था, फिर 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब हर कोई एमफिल भी कर रहा है, पीएचडी भी कर रहा है, हमारी तो 3 साल डिग्री थी, क्या हम आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते। तो अगर उनके अपने टाइम पे जो चीज़ मौजूद थी तो उनको तो उसी के ऊपर ही इवैल्यूएट किया जाएगा। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें एडिशनल हैं उसमें, जैसे जिसने 1978 में ग्रेजुएट किया था तो उनको 1 ईयर एडिशनल कोर्स तो सब ने किया हुआ है। किया हुआ था, जो बिल्कुल उनकी ठीक है। बेसिक डेफिशिएंसी थी ना वो उस 1 ईयर ने पूरी कर दी है। तो वो बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट सारे इक्वल हो गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी 3 ईयर वाला अभी अपनी इवैल्यूएशन नहीं ले सकता है। अगर उसकी 3 ईयर डिग्री है और उसने एडिशनल नहीं किया हुआ तो उसको फिर एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसको और साल 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। 1-1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो अगर एक लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे भी 1 ईयर एडिशनल कोर्स है, तो वहाँ पे भी 1 साल वो लगा रहा है, तो यहाँ पे भी लगा रहा है। वहाँ पे ये है कि अब 1 ईयर एडिशनल कोर्स काफ़ी कॉलेजेस में ख़त्म हो चुके हैं। आपको पता है तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे ने 3 साल से 4 साल में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। सही कह रहे हैं। चलो, ठीक हो गया। इसके बाद आप मुझे बता देंगे जिस स्टेप पे मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करना है वो भी मुझे बता देंगे आप, ठीक है ना? अच्छा, तो अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं तो ये जब हमने कोर्स वर्क को समझ लिया तो हमारे पास आगे 3 एजेंसीज हैं ना, ठीक है, जो इनको इवेल्युएट करती हैं। अब हर एक का अपना क्राइटेरिया है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, बाकी कोर्स वर्क टूल एक ही है सबका। किसी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, किसी के कुछ हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले जो सबसे हाई-फाई इनकी है तो वो है FCCPT। अब FCCPT जो है उसकी अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट तो सारी यही है लेकिन उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। वो चार्ज करते हैं अराउंड $1340। तो बाकी जो हैं अगर उनको दूसरों से कंपेयर करें तो वो अराउंड $400 to $500 चार्ज करती हैं ICDB और IERF भी। लेकिन फ़ायदा FCCPT में जाने का ये है कि FCCPT में एक दफ़ा आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा देंगे तो वो ऑलमोस्ट फॉरएवर ही होते हैं। वहाँ से आपको दोबारा जब री-इवैल्यूएट के लिए या उसके लिए करना है क्रेडेंशियलिंग के लिए आपको 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर के बाद भी तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, वो वहीं से फॉरवर्ड कर लेते हैं। दोबारा आपको नहीं कहते कि आप अपने कॉलेज या स्कूल से भिजवाएँ। जबकि ICD जो है या IERF है ये मैक्सिमम 3 साल तक हमारी फ़ाइल जो है उसको एक्टिव रखते हैं। अब 3 साल बाद ये लोग उस फ़ाइल को डिस्कार्ड कर लेते हैं और आप अगर 3 साल बाद इनको कहेंगे कि मुझे ना किसी दूसरी स्टेट के लिए मैंने लाइसेंस कराना है और मुझे दूसरी स्टेट के लिए इवैल्यूएशन चाहिए, तो वो ये करेंगे कि आपको कहेंगे दोबारा आप अपने स्कूल से, कॉलेज से जहाँ-जहाँ से एजुकेशन ली हुई है, जो इनिशियल प्रोसेस किया था वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा भिजवाएँ। तो वो थोड़ा-सा लेंथी तो हो जाता है। इसमें ये है कि एक में फ़ीस ज़्यादा है, दूसरे में ये थोड़ा-सा कैच है कि वो हर 3 ईयर के बाद आपको जो है ना दोबारा भिजवाने पड़ते हैं अगर आप किसी दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं। अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर आप और आपको पता है कि मैं विदिन 3 ईयर मेरा प्रोसेस ईज़िली हो जाएगा, तो मैं आपने ये है कि इन्हीं 2 से करवा लें इवैल्यूएशन, वो भी रिकमेंडेड है, वो भी बेहतर है इसलिए कि वो लेकिन आप अगर 2 साल इनकी जो रिपोर्ट होती है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है।
तो अगर 2 साल में आप आ नहीं सकते, आपका प्रोसेस नहीं हुआ, तो आपको फिर दोबारा रीवैल्यूएट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए दोबारा डॉक्यूमेंट्स और वो लंबे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दोबारा उनकी फ़ीस देनी पड़ती है। वो पूरी फ़ीस तो नहीं होती, उससे हाफ होती है ऑलमोस्ट। अगर फर्स्ट टाइम 400 है, सेकंड टाइम अराउंड 200 होगी, 175 या 200 इस रेंज में है सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन के लिए, वो कम है फ़ीस। तो ये दोनों ऑप्शन है। ये आपने अदर देन एफसीसीपीटी बताया कि उनको 2 साल के बाद दोबारा चाहिए होता है। जी हाँ, जी हाँ। एफसीसीपीटी का आपको बताया कि वो लाइफ टाइम वो चलेगा, वो चलता रहता है अभी तक। 10-15 ईयर में भी उनको लोग पूछते हैं कि जो भी है, तो वो उनको सेम वो फाइल उठा के भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए होते हैं कॉलेज से। रिसीव किए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वही आ जाता है जहाँ पे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी भेजा था एफसीसीपीटी से। अगर हम स्टार्ट करें तो करूँ मैं शेयर उसको, डॉक्यूमेंट को? जी उस डॉक्यूमेंट्स को आप शेयर करें और उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। तो सेम recap what Abid said basically जी कि यहाँ पे 3 एजेंसीज हैं जो एवेल्युएशन करती हैं। एक आईसीडी जिसे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑफ डेलिवरी कहते हैं, दूसरा है IERF, ठीक है जी, इंटरनेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, और तीसरा है एफसीसीपीटी। अब मोस्ट कॉमन और सक्सेसफुल जो है वो है एफसीसीपीटी। एज आबद सेड कि इसकी फी तकरीबन डबल है, दूसरे चार्ज करते हैं 450 के करीब, 500 के करीब, ये चार्ज करते हैं 1300 प्लस। अब चूंकि पाकिस्तान से लोगों ने आना होता है, प्रोसेसिंग डिले हो सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो आई वुड आल्सो रिकमेंड कि एवरीबॉडी शुड गो विद एफसीसीपीटी। उसमें ये है कि आपकी फाइल हमेशा के लिए महफूज है, और आपने अपना स्कोर ट्रांसफर करवाना है, वो भी बड़ा फिजिबल होता है, बड़ा इजी होता है। और उसमें भी फिर 2 किस्में हैं, एक है टाइप 1। अगर आपने इमिग्रेशन पर्पज के लिए एवेल्युएशन करवानी है तो टाइप 1 आप करवाएंगे। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, इमिग्रेशन पर्पज के लिए आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए चाहिए, वो आप वो सिंपल करवाएंगे, उसमें भी फी का डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी whoever wants to get into this process, they go with FCCPT टाइप 1 अगर उनका इमिग्रेशन पर्पज है। पहली बात तो ये है। और दूसरी, it looks complicated but it's not that complicated, very simple process है। जैसे आबद will explain कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके विद इन 12 मंथ आपने जो है ना वो आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं। 1 साल की आपके पास लिमिट, 1 साल के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अगर आपने जब आपने जो ही डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर दिए, विद इन 3 मंथ वो आपको रिजल्ट दे देते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस में सबसे जो आसान काम है ना वो एवेल्युएशन है, जिसे पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं। आसान इस हवाले से है कि यार अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई, सो व्हाट। आई मीन ये देखे ना कि हमने बैक इन 90s और अर्ली 2000 उस टाइम पे कोई चक्कर ही नहीं था। डेफिशिएंसी जो आती थी, हम जाते थे अपने अपने प्रिंसिपल के पास, भाई ये ऐड करना है सिलेबस में, ठीक है जी। वो विद इन अ वीक उसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्कआउट हो के वो ऐड हो जाता था, ठीक है। वो आई मीन दैट इज नॉट अ बिग डील। जो भी डेफिशिएंसी आए बड़ी ही आसानी से, ये सबसे इजी प्रोसेस है ना। अगर आप पाकिस्तान में हैं, बड़ी ही आसानी से आप वही चीज वो सिलेबस में ऐड करवाएं तो कर सकते हैं। एवरीबॉडी नोज के यार इतने पीटी है, वहां पे उन्होंने क्या करना है, बाहर ही जाना है ना। तो उसमें मुल्क का भी फायदा, उस अदारे का भी फायदा, उस दायरे की यानी कि आई मीन हर हवाले से रेपुटेशन का भी फायदा। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। जो भी डेफिशिएंसी आए वो आप अपने सिलेबस में ऐड करवाओ और उसे हल करवाओ, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो जैसे आपने बताया कि आजकल जो ये टूल है, टूल 6 जो जिसे कहते हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स पे या जो भी लोग आने वाले हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर टूल 1, 2, 2, 3 या व्हाटएवर जो भी टूल अप्लाई हो, भाई ये एवेल्युएशन जब आपने अप्लाई कर दिया, आपकी एवेल्युएशन हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। एवेल्युएशन
पहला स्टेप है, पहले सीढ़ी का होगा तो आगे चलना है काम, असल चीज तो ये है। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। चले आबिद भैया, मैं शेयर करूं वो डॉक्यूमेंट? जी डॉक्यूमेंट शेयर करें। जी बिल्कुल। जी जैसा कि तनवीर भाई ने बताया सारी डिटेल, एब्सोल्युटली बिल्कुल इसी तरह सेम रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से भी जैसा उन्होंने कहा है। और ये इवैल्यूएशन प्रोसेस मुश्किल नहीं है अगर आप शुरू करेंगे। कोई भी हमारा दोस्त अब जो अमेरिका आना चाहता है तो ये तो बेसिक स्टेप है। और एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ इसमें कि पीटी एक वाहिद डिग्री है ना जिसमें आप पाकिस्तान से बैठ के ये सोच सकते हैं कि हम डायरेक्ट अमेरिका की इमिग्रेशन लेके ग्रीन कार्ड लेके हम आ सकते हैं। कोई और डिग्री ऐसी नहीं है पाकिस्तान में कि जिससे आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से H1 या ग्रीन कार्ड मिलता हो। किसी भी प्रोफेशन में, चाहे कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जो बाकी प्रोफेशन है, उनको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पाकिस्तान से नहीं मिलता। इंजीनियर्स को H1 वगैरह मिल जाता है, वो भी काफ़ी टफ प्रोसेस है, लेकिन H1 मिल जाता है उनको। लेकिन जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है ये सिर्फ पीटी के लिए ये प्रिविलेज है, बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं है। तो उस प्रिविलेज का जो फर्स्ट स्टेप है वो इवैल्यूएशन है। अब इवैल्यूएशन के लिए वही जैसे हमने अभी मेंशन किया कि 3 एजेंसीज हैं। और अगर हम सबसे पहले FCCPT की वेबसाइट पे जाएं तो उसको आप हमें जैसे ये डॉक्यूमेंट्स भी सलमान ने शेयर किया है तो इसमें क्लियर कट आपको उसकी वेबसाइट भी हमने दे दी है कि fccpt.org। जब आप fccpt.org पे जाते हैं तो आप इसको ओपन करें और बाकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स में जाएं, रिक्वायरमेंट्स में जाके आप उसकी डिटेल देखें तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हाउ टू अप्लाई। अब जब आप हाउ टू अप्लाई में जाते हैं तो आपको सारी, अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो पढ़नी है, डिटेल जो पढ़नी है, वो सारी वहाँ पे मौजूद है ना कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अब इसके हाउ टू अप्लाई के बाद अगर आप सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो रिव्यू डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स पड़े हुए हैं जो कि आपने अपलोड करने हैं जब आपने ये प्रोसेस ऑनलाइन, जब आप ये तो पहले आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन का हम लॉगिन और वो चीज़ क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये उससे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख लें कि हमने करना क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट में एक तो सबसे पहले है नोटराइज्ड फॉर्म। जैसा कि तनवीर भाई ने कहा था कि टाइप 1 और टाइप 1 इमिग्रेशन और टाइप 1 जो है ना लाइसेंस की, यही जो इवैल है ये हम शुरू में आप लोग यही वाला जो इसका यही परचेज़ करेंगे। आप अगर आप इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं तो फिर आप वो वाली परचेज़ करेंगे टाइप 1 इमिग्रेशन वाली। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टाइप 1 जो है वो लाइसेंस के लिए लाइसेंसर वाली जो है एजुकेशनल रिव्यू वो वाली परचेज़ करेंगे। अब पाकिस्तान से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो टाइप 1 इमिग्रेशन वाली जो है ना वो चूज़ नहीं करें, बल्कि टाइप 1 जो दूसरी है जिसमें सिर्फ एजुकेशनल रिव्यू है वो रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये है कि जो टाइप 1 इमिग्रेशन वाली है उसको आपको वीज़ा स्क्रीनिंग के लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके लिए फिर आपको टॉफल की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी गुजरना पड़ता है। और टॉफल की रिक्वायरमेंट, टॉफल तो कर तो लेते हैं सारे लोग, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो स्पीकिंग का उनका सेक्शन है उसमें स्कोर काफ़ी हाई 26 चाहिए होता है स्पीकिंग में, और बाकी सारे तीनों एरियाज़ में 63 चाहिए होता है। टोटल मिला के ये 89 स्कोर जो है वो चाहिए होता है। अब वो 26 कई दफ़ा जो है ना वो मुश्किल से आता है और उसमें अक्सर लोग स्टक हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सीधे चले जाएं टाइप 1 लाइसेंस वाला, और जैसे ही आपने लाइसेंसर के लिए किया तो आपने उसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ तो फिर आपको बोर्ड से अप्लाई करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए। तो जो पाकिस्तान से इमिग्रेशन होती है वो हाँ, तो एलिजिबिलिटी। थोड़ा सा इसे थोड़ा सा आसान करें आप। 3 स्टेप इन्हें बताएं। जी जैसे पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस ठीक पे है? आ रहा हूँ तनवीर भाई, उस पे आ अच्छा रहा हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ ये अच्छा, फॉर्म की डिटेल बता के उसी पे आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक ये जो फॉर्म की डिटेल बता रहा था तो उसमें सही सबसे पहले एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपने डाउनलोड करना है, सही नोटराइज अटेस्टेशन फॉर्म है। ये जैसे ही आप इसी स्टेप में जाएंगे जहाँ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट के बाद सबसे पहला फॉर्म जो आप क्लिक करेंगे नोटराइज अथराइजेशन फॉर्म है एजुकेशनल रिव्यू टाइप 1 के लिए। सही ये आप फॉर्म प्रिंट करेंगे और आप अपने स्कूल में भेज देंगे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। है जी ब्रो। अब हमारा स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो आपके सारे जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उन सबको अटेस्ट करेगा अपनी सील के साथ। और ये फॉर्म जो अटैच करके इसको अटेस्टेशन करके तो ये वो डायरेक्ट भेज देगा FCCPT को। ये टाइप 1 में
जो इसकी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, ये फॉर्म नोटराइज अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये आपने अपने स्कूल के लिए भेज देना है। उसके यानी बाद अगर जो आप भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे एवेल्युएशन के लिए, वो जी जहाँ से इशू हुए हैं जी वहीं से डायरेक्टली जो है एफसीसीपीटी को मिलेंगे। तो आप अपनी तरफ एग्जैक्ट से जो भी भेजेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जो भी एग्जैक्ट आप डॉक्यूमेंट्स भिजवाना चाहते हैं, इवन आपने एडिशनल कोई डिग्रीज की हुई हैं, आप चाहते हैं कि वो भी शामिल हो, तो वो भी वहीं से जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वहां से डायरेक्टली उस फॉर्म के साथ वो जाएगा, डायरेक्टली वहां पे जाएगा। और इसके साथ तनवीर भाई 3 और फॉर्म है, जी। ठीक है। एक फॉर्म है एकेडमिक वेरिफिकेशन फॉर्म, दूसरा है क्लिनिकल इंटर्नशिप फॉर्म और तीसरा है लाइसेंस वेरिफिकेशन फॉर्म। हम्म। पहला फॉर्म जो आपको बताया नोटराइज अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपने एफसीसीपीटी को भेज दिया। जैसे ही आपने एफसीसीपीटी को खुद साइन करके भेजना है, सही। ठीक है। ये आपने उनको अथराइज कर दिया। जब आपने ऑनलाइन सारा प्रोसेस एप्लीकेशन कर दिया तो उसके बाद एफसीसीपीटी आपको चाहता है कि ये फॉर्म से आप अटेस्ट करें कि आप हमें अथराइज कर रहे हैं कि हम इसको इवेल्युएट करें, सारी चीज़ों का आप हमें अथॉरिटी दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप आ गए तो आपने ये एकेडमिक वेरिफिकेशन फॉर्म जो है इसको आपने डाउनलोड करना है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन वही ये एक्चुअली जाएगा स्कूल में। एकेडमिक वेरिफिकेशन फॉर्म जो है ये 2 पेज का फॉर्म है और ये आपने स्कूल में भेज देना है। इसके साथ जो दूसरा फॉर्म है वो है क्लिनिकल इंटर्नशिप फॉर्म। अब अगर आपने कोई हाउस जॉब या क्लिनिकल वो चीज़ें जो की हुई हैं कहीं से भी, किसी वहाँ पे कॉलेज से या जो भी हॉस्पिटल में या जो भी, तो आप अपने क्लिनिकल इंटर्नशिप जो है, स्पेशली हाउस जॉब जो है ना, उसको कंसिडर करते हैं इसमें अक्सर। तो ये वाला फॉर्म आप लगा के तो वहीं से कॉलेज से करा के ये भी आपने डायरेक्ट भेजना है। ये फॉर्म फिल करा के तो डायरेक्ट आपने भेज देना है एफसीसीपीटी को। और तीसरा फॉर्म जो है वो लाइसेंस वेरिफिकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म है जो हमारी जो सोसाइटी है ना, जैसे एमपीपीएस होती थी हमारे दौर में, जी जी। अब भी मेरे ख्याल वही है गालिबन, अब इन्होंने चेंज नहीं की, कुछ दूसरी बनी हुई है जो पेप्टा समथिंग है। अच्छा सही। तो आई थिंक क्यों सलमान, यही बात है ना? सलमान, कैन यू हियर अस? जी जी बिल्कुल, आपको आ रही मेरी आवाज? अब आई है। तो ये जो लाइसेंस वेरिफिकेशन फॉर्म है, पाकिस्तान में आजकल कौन पेप्टा वाले कर रहे हैं या एमपीपीएस पेप्टा वाले कर उस्मानी? रहे हैं जी, बिल्कुल पेप्टा वाले कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पेप्टा वाले कर तो रहे हैं। ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और ये आपने पेप्टा से जो उनका प्रोसेस है, उनकी फीस और वो चीज़ें दे के तो आपने वहाँ से करा लेना है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें बल्कि मैं एक हाँ चीज शेयर करूंगा आपसे। इस टाइम कनाडा के अंदर आपको पता है, बल्कि आप दोनों की वैल्यूएशन कनाडा की भी हुई है। तो जब जब कोई बंदा नया डॉक्यूमेंट दे देता है तो कैनेडियन अलायंस जो है रेगुलेटर, वो भी फिर उसको प्ली बना के नेक्स्ट लोगों से भी वही मांगता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने पेप्टा के सर्टिफिकेट्स दिए हैं और उसकी वजह से अब नेक्स्ट अपकमिंग जितनी भी वैल्यूएशन हो रही है उसके लिए पेप्टा का सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया। तो हम किसी और दिन इस टॉपिक से हट के बात करेंगे कि पाकिस्तान में जितनी भी 10-15 एसोसिएशंस बन गई हैं, हमें मिल के बाहर वाले ग्रेजुएट्स को रोल प्ले करना चाहिए और एक ही एसोसिएशन, जिससे हमें 100 इख्तलाफ है, जितना भी इख्तलाफ है, लेकिन एसोसिएशन एक ही होनी चाहिए। अदरवाइज आपको पता है नेबरिंग कंट्री के अंदर इतनी एसोसिएशंस बन गई हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको इनवाइट भी नहीं किया जाता कहीं पे, किसी भी जगह पे, क्योंकि जब भी किसी उनको इनवाइट किया जाता है तो वो सोचते हैं कि इनमें से किसको हम इनवाइट करें। तो अब इसी तरह अगर जिस दिन यहाँ पे कनाडा में किसी और एसोसिएशन का सर्टिफिकेट आना शुरू हो गया तो उस दिन से ये लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा उनको कि कौन सच है कौन गलत है। तो बार इस पे तनवीर भाई इंशाल्लाह किसी टाइम हम बैठ के ना और एंगल से बात करेंगे। आप इस पे कंटिन्यू करें इसे। तो इसके साथ आप एक एडिशन ये है कि अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म अलग से है। उसमें अगर आप इसी जगह जहाँ रिक्वायरमेंट में हम फॉर्म्स में गए थे वेबसाइट के अंदर एफसीसीपीटी में, उसी को स्क्रॉल डाउन करें बॉटम में तो वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट की रिक्वायरमेंट है, जो सेम फॉर्म है लेकिन वो न्यूयॉर्क स्टेट के लिए तीनों फॉर्म। एक उसमें लिखा हुआ है न्यूयॉर्क स्टेट एकेडमिक क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन फॉर्म, फिर क्लिनिकल इंटर्नशिप फॉर्म और न्यूयॉर्क रिक्वेस्ट फॉर लाइसेंस वेरिफिकेशन फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म न्यूयॉर्क स्टेट के लिए अलग है। न्यूयॉर्क स्टेट का ये है कि ये एफसीसीपीटी या आईसीडी क्या कहती है कि कॉलेज से स्कूल से डॉक्यूमेंट्स मंगवा के न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड को, स्टेट बोर्ड न्यूयॉर्क जो है उनको फॉरवर्ड कर देती है, वो खुद इवेल्यूएट करते हैं। ये थोड़ा सा इनका टेक्निकली डिफरेंट है। वो इनकी इवेल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करते एफसीसीपीटी की या आईसीडी की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो इन्हीं से करवाते हैं कि आप डायरेक्ट स्कूल से मंगवाएं, उसको वेरीफाई करें और हमें
भेज दें, हम इवैल्यूएशन खुद करेंगे। ये थोड़ा सा न्यूयॉर्क का एक अलग है टेक्निकल सी चीज़। तो ये बेसिकली 3 फॉर्म हैं जो आपने एफसीसीपीटी के कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, आबिद भाई रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आपके सामने एफसीसीपीटी की स्क्रीन आ गई है? जी हाँ, जी तो मैं चाह रहा था कि एक जनरल पब्लिक के लिए इजीली मुझे आप बताते रहें। सबसे ओके। पहले आपने अभी आप ये हम स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें। ये रिक्वायरमेंट पे हम क्लिक किया। ओके, अगर आप यहाँ से हाउ टू अप्लाई में जाएं, जी हाउ टू अप्लाई में चले गए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो ये नीचे आप देखें सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने नीचे पहले जाए, बताए थे। इससे नीचे अच्छा जाएं, जी, इससे नीचे सबमिटिंग, चले गए। ये सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। जी, अब इसके इससे अंदर देखें ये सारे फॉर्म मौजूद हैं। ये नोटराइज अटेस्टेशन फॉर्म ठीक हो गया। फॉर पीटी टाइप 1, नोटराइज अटेस्टेशन फॉर्म फॉर पीटीए, ठीक है, और उसके बाद नीचे चले जाएं, ये न्यूयॉर्क के लिए भी सेम है। अगर अप्लाई करेंगे तो नोटराइज ये आ अटेस्टेशन गए, फॉर्म, ये आ गए नोटराइज अटेस्टेशन टाइप 1 एजुकेशनल फॉर्म नोटराइज। एग्जैक्टली। और इसी के नीचे बॉटम में स्क्रॉल डाउन करें तो एकेडमिक वेरिफिकेशन फॉर्म, हाँ जी, क्लिनिकल न्यूयॉर्क के इंटर्नशिप फॉर्म, Done? ठीक है। लाइसेंसर वेरिफिकेशन फॉर्म, और यहीं से आगे न्यूयॉर्क के भी हैं। ये आ गए जी, न्यूयॉर्क स्टेट वेरिफिकेशन फॉर सर्विसेज आ गई जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी। तो इसी के नीचे टॉफल की बात स्टेट टॉफल रिक्वायर्ड करती है, जैसे कैलिफोर्निया है, जी जी, कैलिफोर्निया टोफल रिक्वायर्ड करती है। तो बिल्कुल अगर ठीक आपने है, कैलिफोर्निया स्टेट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको टोफल भी देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। ये आ गया इस पे, सही, ठीक है। तो ठीक हो अब गया। अगर आपने इसको अगर आप बैक पे चले जाएं बिगिनिंग में, उसी वेबसाइट की उसी वेबसाइट की, 2 मिनट जी। और अगर इसी मेरे से नीचे देखें सबमिटिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद नीचे एंड में देखें ना एप्लीकेशन फीस स्केड्यूल, ये देखो आप फीस इसके अंदर सामने पड़ी हुई है। जी जी, एप्लीकेशन फीस स्केड्यूल आ गया जी। ठीक है, $1,340, ये फर्स्ट टाइम। और ठीक उसके है बाद जी, टाइप 1 रिव्यू रीएक्टिवेशन करनी है तो 1000 फीस है। ठीक हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ये है तो 870 है। टाइप 1 सर्टिफिकेट रिन्यूअल, ये आगे डिफरेंट फीस हैं डिफरेंट उसकी ना। ठीक हो गया। फिर पीटी, पीटीए, पीटी असिस्टेंट, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और न्यूयॉर्क की जो है 515 है। न्यूयॉर्क की 515 है। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है कि ये इतनी कम क्यों है और ऊपर जो जर्नल है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? ये आपको बताया कि एफसीसीपीटी जो है ना उनका यही, ये मुझे जो समझ आई है ना वो ये है कि शायद ये एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स जो इतने लंबे अरसे के लिए होल्ड करके रखते हैं ना, हाँ। तो नहीं, दैट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एफसीसीपीटी ही सिर्फ़ न्यूयॉर्क के लिए ओ सेपरेट क्यों कर रही है और बाकी अच्छा वेब स्टेट्स के लिए सेपरेट नहीं? न्यूयॉर्क जी का सेपरेट बोर्ड है, न्यूयॉर्क का प्रोसेस टोटल सेपरेट है, तो ठीक है, प्रोबेबली दैट्स व्हाई तो अदरवाइज तो एफसीसीपीटी करती, बाकी तमाम जो स्टेट्स हैं उनका एक क्राइटेरिया है, न्यूयॉर्क का सेपरेट क्राइटेरिया है, तो तो प्रोबेबली इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, तनवीर भाई ने जैसे कहा, तो इसके साथ साथ ऐड करते हुए जाते कि न्यूयॉर्क का इसलिए कम है फीस, इसलिए भी कि न्यूयॉर्क के लिए एफसीसीपीटी इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं करती, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है कॉलेज से। सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन करती है, वेरिफिकेशन के इसलिए इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। नहीं, इवैल्यूएशन नहीं करती, जस्ट वेरिफिकेशन। चूंकि अथॉराइज एजेंसी है तो वो उनके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मंगवा के तो आगे फॉरवर्ड कर देती है कि आप खुद इवैल्यूएट करो। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क खुद इवैल्यूएट करता है, वो न्यूयॉर्क एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है एग्जैक्टली उसके वो लिए। एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। अब आपने वो उसको दी फीस तो वो करके तो आपको प्रोसेस करके भेज देता है। उसकी फीस थोड़ी सी है, मेरे ख्याल 100 या 150 समथिंग है, ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। और इस सारी इवैल्यूएशन के बाद आपको कोई इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलती है? बिल्कुल, आपको एक प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगी और आपको मेल में भी, जो डिपेंड करता है, ऑनलाइन आपके अकाउंट में पड़ी होती है, जो आप लॉगिन और वो चीज़ें क्रिएट करते हैं उसमें भी आ जाती है, और आपको जो है ना मेल में भी आ जाती है। दोनों ऑप्शन होते हैं, और फिर उसके ऊपर आपको पता चल जाता है कि आप इवैल्यूएशन जो है, अगर कोई डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी लगा के भेजते हैं, और उसके बाद आपको कहते हैं, टाइम देते हैं कि विद इन सो मेनी डेज, यूजुअली 6 मंथ के अंदर, कि आप अपना ये चीज़ें अगर आपने कहीं और से की हैं तो ये करके हमें भेजें, तो हम आपको इसी को री इवैल्यूएट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्लस वो जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड, उसमें भी उसकी कॉपी जाती है जहां से आपने जी, लाइसेंस जो है लेना है। एग्जैक्टली एफएसबीपीटी। हाँ जी, उसको भी और स्टेट को भी। एग्जैक्टली। तो अगर सलमान आप स्क्रीन दोबारा शेयर करें, अगर बिगनिंग में जाएं,
वेबसाइट स्क्रीन की शेयर करनी है या वेबसाइट वेबसाइट करता हूँ जी मैं। fccpt.org। ठीक हो गया। जी ये आ गई। तो इसमें अगर आप देखें जहाँ पे ये न्यू एप्लीकेशन लर्न मोर और फिर न्यू एप्लीकेशन अप्लाई नाउ। 2 मिनट जी, मैं बैक चला जाऊँ। हाँ जी, अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे, जब आप रेडी हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आपने इसको क्लिक करना है अप्लाई नाउ। ठीक हो गया। और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक इमिग्रेशन, एक दूसरा लाइसेंसर, एकेडमिक एडमिशन या एम्प्लॉयमेंट। नहीं, आप जो है ना आप वापस जाएं, ऊपर क्लिक करें, FCCPT पे क्लिक करें, ये ऊपर जो है मेन जो हेडिंग है, मेन हेडिंग पे क्लिक करें अभी FCCPT। मैं, हाँ ये बिल्कुल आ गया जी, मेरे इसके पे आ गया। सेंटर वाला, ये जो सेंटर है ना, अप्लाई नाउ, न्यू एप्लीकेशन अप्लाई नाउ, यस, जी बिल्कुल आ गया। इसको आप क्लिक करें। हाँ जी, आप देखिए इमिग्रेशन और लाइसेंसर 2 ऑप्शन है आपके जी पास। जी बिल्कुल जी। इसमें से जो भी, अगर आप रेडी हैं, टॉफल शफल सब कुछ है, फिर आप इमिग्रेशन वाला भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप मैं नहीं है वापस तो आप लाइसेंसर वाला क्लिक करें और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। आपने इस स्टेट का, जिस स्टेट में आना चाहते हैं उस स्टेट का अगर आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए मिशिगन का डालेंगे आप, तो ये नीचे आ जाएगी सारी डिटेल, और इसको आपने सेलेक्ट किया तो आगे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन जब डालेंगे तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। लेट मी ऐड दिस थिंग, अगर आपने फर्ज किया मिशिगन का करवाया है, लेटर ऑन आपको जॉब मिली है कैलिफोर्निया में या किसी और स्टेट में, तो उसकी भी बड़ी मिनिमम सी फी है, आप वहीं से यानी कि वहां पे करवा सकते हैं। जी तो ट्रांसफरेबल है। एग्जैक्टली। इसमें यानी कि FCCPT का एक फायदा ये है कि आपने एक दफा वैल्यूएशन अपनी करवा ली और आपने NPT का एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, आपने स्टेट टू स्टेट मूव करना है, हर नॉट अ स्टेट की प्रॉब्लम। आप रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें और होता है। अच्छा, अब इस तरह जिस तरह कनाडा के अंदर अभी कोविड की वजह से रिटर्न एग्जाम जो है आप अपने मुल्क में बैठ के ऑनलाइन दे सकते हैं। NPT एग्जाम देने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तैयार भी होंगे और वो पास होने के काबिल भी होंगे, उनकी तैयारी भी होगी, लेकिन एक विजिट वीजा नहीं लगता इस एग्जाम के लिए। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माइंड बनाना चाहिए कि अमेरिका आना है। यू आपको पता है, मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने एनपीटी की तैयारी की हो, तमाम डॉक्यूमेंटेशन उसके पास पूरी हो, उसने वीजा अप्लाई किया हो और उसका वीजा रिजेक्ट हो गया हो। आई डोंट नो एनी। ठीक है ना? जबरदस्त। ठीक है ना, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं। ये ऐसी है जैसे डॉक्टर्स का क्राइटेरिया है, वो भी इसी बेस पे आते हैं। ठीक है ना? भैया आप कोशिश तो करो, आप ट्राई तो करो। ट्राई करने से पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई मीन वैसे भी तो आपने 2-2 लाख के फोन रखे हुए हैं यार, एक फोन बेच दो वीजा फीस दे के ट्राई तो मारो। ठीक मुझे है। इसके अलावा मुझे इसके अलावा सर आपसे इसी बात पे ऐड करूं कि वो पाकिस्तान में जो आजकल ये डिग्रीज पे डिग्रीज किए जा रहे हैं ना, कि पीटीज जो भी बेचारे थोड़ा बहुत पैसे जमा करते हैं, तो हमारे वहाँ जो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली है, वो एक नई डिग्री या डिप्लोमा अनाउंस कर जी देते हैं जी। कि अब आप 2 लाख और दो तो ये कोर्स करा दो, ये कोर्स। हालांकि आई डोंट नो कि वो करके क्या करेंगे उसको ना। यकीन जाने जो हमने एजुकेशन ली हुई है ना, ये आ, बहुत खराब है। ये ठीक है मोर ना? देन एनफ है, लाइसेंस, और बाद में आके अपनी स्किल अपग्रेड करें, जहां मर्जी करनी है आपने। हमने जो डीपीटी किया है, आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा भाई आपने डीपीटी किया भी हुआ कि नहीं। मुझे भी नहीं पता मेरी डिग्री कहाँ पे है। मुझे खुद नोबडी केयर अबाउट दैट, यू नो। सही कह ऑल रहे दे केयर कि आपका लाइसेंस है, दैट्स इट। नो दे डोंट नो हमें डीपीटी की हुई है, आपने एमएसपीटी किया हुआ है, ये किया हुआ, पीएचडी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल हैं। अनलेस आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टडी पढ़ाना है या कोई इस तरह का करवाना है, वो मेरा सेपरेट है क्राइटेरिया। अदरवाइज अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, रियली डजंट मैटर। ये बात अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में असल में ये हो गया ना कि एक ये फिजियोथेरेपी क्लिनिकल डिग्री थी, इसको क्लिनिकल डिग्री से ज़्यादा जो है ना वो बेसिक साइंसेज की तरह, एकेडमिक्स की तरह डील होना शुरू हो गया।
तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि पास आउट होके वो फ़ौरन लेक्चरर लगे, किसी के ज़हन में ये ख्वाहिश ये नहीं होती कि मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट बनूँ, क्लिनिशियन बनूँ, तो ये ख्वाब है ही नहीं है। बहुत अजीबो-गरीब सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में इसकी ना। आपके पास अगर आप क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास ऑर्थोपेडिक सर्जन एज अ पेशेंट आया है, तो आप उसे बोलने मत दें, वो बोल ना सके आपके आगे, ठीक है जी। हुँ, जिस कंडीशन के लिए भी वो आया है, आपको आपके पास इतना नॉलेज और स्किल होना चाहिए कि वो बंदा आगे से कोई बात ना कर सके। न्यूरो सर्जन आपका आपके पास एज अ पेशेंट आया है, तो वो बंदा यानी कि आपके आगे कोई लब ना खोल सके, आपके पास नॉलेज और स्किल इतना होना नॉलेज होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े फन्ने काम डॉक्टर्स जो हैं, जब हमारे पास आते हैं तो भाई वो अपने काम से काम रखते हैं। वो हमारे हम जो कर रहे होते हैं वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, बिकॉज वी नो हुँ, व्हाट वी आर डूइंग, एंड दे आल्सो नो कि ये इनका काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो असल में इसलिए जो हमारी पीटी कम्युनिटी है, बजाय इसके कि आप डिग्रियों के अंबार लगाएं, आप नॉलेज गेन करें, आप स्किल हुँ, गेन करें, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं, वहां पे यही कॉम्प्लेक्स है, डॉक्टर पीटी। आई मीन आप भाई, आप तो उनसे ज्यादा यानी कि हर हवाले से बेहतर हैं आपके पास। अब जैसे यहाँ पे हम एक एवेल्युएशन करते हैं पेशेंट की, टो टू सॉरी हेड टू टो ईच एंड एवरी सिस्टम वी हैव टू एड्रेस। ये उसका विजन कैसे है, सुनता है, टेंचर है नहीं है, इनकॉन्टिनेंट है नहीं है, पेन है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एड्रेस। वो कंप्लीट एक असेसमेंट बनती है, उसकी बेस पे बिल्डिंग होती है, इस उसी के बेस पे एडमिशन होता है, उसी की बेस पे डिस्चार्ज होता है। एवरी पेशेंट हु गोज टू हॉस्पिटल, इवन आप फ्लू से जाते हैं तब भी वो हॉस्पिटल से उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं हो सकता जब तक पीटी उसे कहेगा भाई ये गुड टू गो, ये डिस्चार्ज होने के काबिल है। ईच एंड एवरी पेशेंट। तो आप अपना लेवल जो है, क्लिनिकल लेवल इतना ऊपर लेके जाएं कि डॉक्टर्स को, जो वहां पे जो प्रोफेशनल जो क्लिनिकल सेटअप्स हैं, उनको पता हो भाई इस प्रोफेशन की अहमियत क्या है। इनके बगैर हम नहीं चल सकते, हम पेशेंट को ना एडमिट कर सकते हैं ना डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिग्रियों की बजाय आप इन कामों पे तवज्जो दें। ये इसमें काफ़ी चीज़ों से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी तक ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ हुआ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिस्चार्ज होता है पेशेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट के नोट्स के ऊपर। मेरे कज़न है, जब मैंने फिज़ियोथेरेपी में दाखिला लिया तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो उन्होंने कहा, "ये कहाँ पे दाखिला ले लिया?" और जब वो बाद में यूके गए, तो यूके के रहने के बाद 2 साल के बाद जब वो पाकिस्तान आए, तो आके उन्होंने मुझे ये बात बताई। कहते हैं कि मैं अपना पेशेंट डिस्चार्ज नहीं कर सकता जब तक फिज़ियोथेरेपिस्ट मुझे लिख के ना दे कि ये डिस्चार्ज होने के काबिल है। तो अब ये सारा कल्चर पाकिस्तान में आएगा, तब जाके काफ़ी हद तक सिलसिला बेहतर होगा। चलें, बहरहाल जी, आबिद भाई क्या कहेंगे? इसी को ऐड कर लें सलमान, आपने जैसे कहा, तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है ना कि हम दूसरे दूसरे जो लोग हैं ना, जैसे वहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर साहिबान हैं, सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे थेरेपिस्ट जो है जब ग्रेजुएट होते हैं ना, तो वो उनकी जो उनका बिजनेस है या उनकी जो जॉब है ना, तो वो उसके अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं ना। वो हुँ, अपने आप को डॉक्टर कहलवाने हैं कि हम इनसे बड़े हैं, प्रोफेसर से बड़े हैं, ऑर्थोपेडिक से बड़े हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट है उससे बड़े, मतलब कि दोनों साइड से हम बिल्कुल सही कह हमारे रहे हैं। पास नॉलेज बहुत हो गया है, हमने पीटी पढ़ पढ़ के हमने नॉलेज इतना गेन कर लिया है कि अब हम न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या बाकी डॉक्टरों से बेहतर हैं। अब हुँ, अमेरिका में ये क्राइटेरिया है कि यहाँ कोई किसी से बेहतर नहीं होता है, हर बंदा अपने प्रोफेशन के अंदर बेहतर होता है। ये अगर जो अगर पीटी है तो वो पीटी में एक्सपर्ट है, सर्जन आके उसकी राय लेगा। सर्जरी का जो काम है हम उससे पूछते हैं कि जो भी उसने करना है, हमें कोई क्वेश्चन है उसके मुताबिक, जो हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है उसके प्रोटोकॉल में भी, तो हम सर्जन से एडवाइस लेते हैं कि हमने इतना कर लिया है, अब आगे हम जो है ना इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, हम उससे भी एडवाइस लेते हैं। तो यहाँ पे हर प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान का हुँ, थोड़ा-सा ये क्राइटेरिया है कि वहाँ हम उनके एरिया में घुसना शुरू हो जाते हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, जब आप उनके एरिया में घुसना शुरू होंगे तो वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कि भाई ये हमारा काम जो है वो ले रहे हैं। तो जब हुँ, तक हमने जो ये सारे बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इन प्रोफ़ेसर साहिबान को ये चाहिए कि इस प्रोफ़ेशन को एज़ ए प्रोफ़ेशन आप एक्नॉलेज करके, रिकॉग्नाइज़ करा के इसको एज़ ए थेरेपिस्ट आप डील करें। तो ये दुनिया सारी में एक वेल नोन प्रोफ़ेशन है
पाकिस्तान में जब हम इवन मैंने कई ये भी देखा है कि कई दोस्त अहबाब साहिबान सुना है मेडिसिन तक भी लिखते हैं ना जो हमारा वो एरिया नहीं है, अब वो कहते हैं कि हम डीपीटी कर दिया है, हम डॉक्टर हो गए, अब हम दवाइयाँ भी लिख सकते हैं। हालांकि हकीकत बात तो आप और मैं सब जानते हैं, तनवीर भाई, सलमान, आपको पता है कि हमारा एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस, उसमें इतना बड़ा स्कोप है कि हम अगर उस तरफ जाएं तो ये सारे लोग डॉक्टर साहिबान जो हमारे प्रोफेशन से ये हमारे मोहताज होंगे ना, दे डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। तो जब हम उनके एरिया में घुसेंगे तो फिर ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। तो ये हमारे प्रोफेसर अगर ये डिग्रियां डिप्लोमा इनको कराने से बेहतर है इनको अगर ये मॉरल टीचिंग थेरेपिस्ट को शुरू कर दें, इस तरह के कोर्स कराएं पाकिस्तान में कि भाई आप अपने प्रोफेशन में मेहनत करो ताकि ये लोग आपके पास आए आपके प्रोफेशन के लिए, तो फिर आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। आबिद भाई, ये क्वेश्चन एक आप आया कि अली रजा पूछ रहे हैं कि शुड वी गो फॉर न्यूयॉर्क वैल्यूएशन फॉर $515 और टाइप 1 जर्नल फॉर 1340 इफ फर्स्ट एम इज जस्ट टू गेट लाइसेंस। ये न्यूयॉर्क स्टेट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको 515 वाला जो ऑप्शन है इस पे करना है। मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों के लिए रिकमेंडेड भी यही है कि न्यूयॉर्क की वैल्यूएशन कराएं, ना डेफिशिएंसी निकलती है। एग्जैक्टली और उसमें कोशिश करके टेम्परेरी लाइसेंस भी मिल जाता है। अगर कोई जानने वाला या एम्प्लॉयर आपको, या इवन आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल करते रहें तो कोई मेहरबान आपको हायर भी कर लेता है। जब हायर कर लेता है तो टेम्परेरी लाइसेंस पे तो आप वैसे भी आ सकते हैं अमेरिका H1 पे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है, लास्ट टाइम भी ये डिस्कस हुआ था, अब भी आपने कहा तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। अब जैसे मार्च चल रहा है, अगर अप्रैल के अंदर किसी बंदे को उसने अपना एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो उसको इनवाइट कर सकता है, या उसको लॉटरी के लिए नेक्स्ट टाइम मार्च का ही वेट करना पड़ेगा कि लॉटरी में नाम आएगा और उसके बाद होगा, या वो पहले भी कर सकता है? उसका सलमान ये होता है कि इनके पास ना 65,000 H1 वीजा होते हैं हर साल। ठीक है। अगर तो जिस दिन ये मार्च के एंड में जैसे ही अप्लाई हुआ तो वो वीजा टाइम गुजर गया और वो सारी एप्लीकेशन मीट हो गई है 65,000, तो फिर तो आपको वेट करना है नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है। अगर वो रिक्वायरमेंट जैसे 65,000 ईयरली है तो आप वो उतनी रिक्वायरमेंट मेट नहीं हुई, H1 स्टिल हैं पड़े हुए पेंडिंग में, तो फिर आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये है इसका। और सलमान का सवाल ये है कि अगर उसने अप्लाई कर दिया है और वो मैट हो गए हैं ऑलरेडी 65,000, तो नेक्स्ट ईयर यही एप्लीकेशन कंसिडर होगी या नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा? और नए सिरे से अप्लाई करना नहीं, उसको दोबारा नई होल ब्रांड न्यू एप्लीकेशन, जब एक दफा रिजेक्ट हो गए वो रिजेक्ट हो गए, या देन दे हैव टू अप्लाई अगेन। यस, और इससे एक चीज और भी फिर ये भी पता लगी कि H1 वीजा अगर आपके पास है, उसके बावजूद आपका लॉटरी में नाम आना भी जरूरी है, खाली H1 वीजा होना से नहीं, H1 वीजा आपके पास होता ही नहीं है। एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं दैट डजंट मीन कि आपके पास H1 है। ठीक हो। H1 का मतलब ये जब आप लॉटरी अगर होती है, लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो देन वो USCIS में प्रोसेसिंग में जाता है, वो उसमें भी रोक सकते हैं। ठीक हो गया। लॉटरी में निकलना भी इटसेल्फ गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही, लेकिन 99.9% है कि निकल हो जाता है। लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि उसके बाद भी कि मेरा लॉटरी में आ गया तो मुझे, क्योंकि उसके बाद आपकी एम्प्लॉयर और डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें वेरीफाई होती हैं। बिल्कुल ठीक है। लॉटरी में निकलने के लिए उनके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। कोई भी बंदा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगा के भेज दे तो लॉटरी में तो उसको डालेंगे वो। ठीक हो गया। और इसमें कितने एप्लीकेंट होते हैं जिनमें से 65 को सिलेक्ट करना होता है? ये डिपेंड करता है। आप अगर USCIS की वेबसाइट पे जाएं, मैं अगर आपको अपना टाइम शेयर करूं, जब मैंने किया था, मैं भी कनाडा आया था तो वहां से H1 के लिए अप्लाई किया था, तो उस वक्त 250 समथिंग थाउजेंड लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसमें से आई वाज लकी वन कि मेरा भी निकल गया था। तो मैं तो, और जो है ना, बड़ा उस वक्त था। लेकिन उसके बाद कई दफा ऐसे हुआ है कि ये पूरा साल रिक्वायरमेंट मेट ही नहीं हुई। अभी भी मुझे इस साल का पता नहीं, आप अगर USCIS की वेबसाइट पे जाएं तो इस साल का आप देख सकते हैं, उसमें वो डालें ना उसमें रिक्वायरमेंट, तो वो आज आ जाता है कि आया H1 मेट हो गए या नहीं। वेरी सिंपल है उनकी वेबसाइट में जाके। और दूसरा ये है कि वंस यू आर हियर, यूजुअली H1 जो है वो 3 साल के लिए होता है, और उसके बाद फिर आपको लॉटरी का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो एवरी 3 years you can renew it. Exactly. As far as employer is, okay with that. Yeah, that's a good point तनवीर भाई ने जो किया, ये कि एक दफा आप आ जाओ तो फिर आप लॉटरी में नहीं जाते दोबारा। और उसके साथ साथ यहाँ जब आते हैं तो आप I-140 अप्लाई कर देते हैं,
तो H1 की रिक्वायरमेंट होती है 6 ईयर तक आप H1 पे रह सकते हैं, लेकिन जब आप I-140 आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर आप अनलिमिटेड फॉरएवर रह सकते हैं। जब और तक एक और बात लास्ट बार भी मैंने कही थी कि भाई यहाँ पे आना मसला है। आप किसी भी वीजे पे यहाँ पे आ जाएं और आप एग्जाम पास कर लें, फिर आप यहाँ से जाते नहीं हैं। ठीक है जी। तो आप विजिट वीजे पे आ जाएं, आप शादी करके आ जाएं, आप H1 पे आ जाएं, आप स्टडी वीजे पे आ जाएं, जैसे मर्जी आ जाएं। ठीक है जी। आ जाए से ही फिर आप यहाँ से जाते नहीं है, फिर यू आर डन, यू नो। और हाँ, ऑफ कोर्स एग्जाम पास करना जरूरी। चले जी, अब आबिद भाई हम सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ यार चलें। जल्दी एक तो इसको सारा कंप्लीट कर लें ताकि लोगों को तीनों एजेंसीज का पता चल जाए। ये आगे जी नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट icdeval.com। यस icdeval.com पे आ गए तो अगर आपने इसमें ऊपर देखें, इसकी ऐसा करें ये भी कर सकते हैं और आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट जाएंगे स्क्रीन पे, मैं वेबसाइट यानी ओपन कर लूं? वेबसाइट ओपन कर दें। 2 मिनट जी, मैं वेबसाइट ओपन कर icdeval.com। हाँ जी, वो मैंने ओपन की हुई है। हाँ, इट्स गोइंग टू बी शेयर्ड। मेरे ख्याल में उसमें कंफ्यूज ना करें लोगों को, फीस की खैर है, वो ज्यादा इजी हो जाता है। आईसीडी उन लोगों के लिए अच्छी है जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, एग्जैक्टली, जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस के लिए वैल्यूएशन करवानी है। ठीक है, तो इसको जस्ट क्विकली गो ओवर थोड़ा कर हाँ। लें। इसका अगर आप करवाएंगे, इसका जो वीजा स्क्रीनिंग पोर्शन है ये आईसीडी करवाती है CGFN से। Again, it's kind of it is very complicated, you know. तो मैडम आप बताएं इसके बारे में। तो जैसा कि तनवीर भाई ने फरमाया कि आईसीडी का और ये चीज़ें दोनों जो हैं, शुरू में भी हमने यही कहा कि FCCPT से जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप आज़ाद हो जाएंगे। आईसीडी में भी आप कर सकते हैं, फीस कम है लेकिन वो एक लिमिटेड है, आपको 2-3 साल के लिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं icdeval.com तो आप देखें, आप इसमें स्पोर्ट्स को क्लिक करें ऊपर, स्पोर्ट जी, स्पोर्ट में चले गए और उसके बाद फॉर्म्स में जाएं, फॉर्म्स में चले गए। ठीक है, सबसे पहले ये अपनी ऑथराइजेशन रिलीज फॉर्म, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये फॉर्म आपने साइन करके आईसीडी को भेजना है कि वो किसको आपकी इंफॉर्मेशन रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल। और इसके बाद आप बैक पे आ जाएं तो रिक्वायरमेंट उसी सेम स्पोर्ट पे दोबारा आए, स्पोर्ट पे आ गए जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जाएं तो डॉक्यूमेंट आ गए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आईडी वेरिफिकेशन के लिए, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो तो आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसका वही कोर्स वर्क टूल तो वही है सेम जो हमने अभी FCCPT में डिस्कस किया, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया, वो भी इसी पे इवैल्यूएट करेंगे। और अगर आप इसमें लॉगिन में जाएं, यहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करें और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको लॉगिन में आप कंप्लीट करेंगे, तमाम फॉर्म करेंगे। एंड में क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके अंदर आपको 3 फॉर्म आ जाएंगे, सेम 3 फॉर्म जो आपने एक लाइसेंस पाकिस्तान में जो लाइसेंस बोर्ड है उससे भिजवाना है, जैसे पेप्टा, ठीक हो गया। एक आपने स्कूल से वो एजुकेशन एकेडमिक वेरिफिकेशन का फॉर्म आ जाएगा, वो आपने वहाँ से भिजवाना है। और तीसरा जो है वो क्लिनिकल का जो है वो आपने वहाँ से, तीनों फॉर्म सेम जैसे FCCPT के हैं। इसमें भी जब आप एप्लीकेशन ये सबमिट करेंगे लॉगिन बना के तो एंड में आपको वो तीनों फॉर्म आ जाएंगे। ये फॉर्म आप प्रिंट करें और स्कूल को भेज दें, स्कूल आपके डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट करके लगा के तो फिर वहाँ से आपको भेज देगा आपके डायरेक्ट आईसीडी को। ठीक हो गया। और इसकी ऐड करता जो CGFNS जो जैसे तनवीर भाई ने कहा था, तो वो वही उसका है कि वीज़ा स्क्रीनिंग का उसका जो मामला है वो आईसीडी खुद नहीं करता, वो CGFNS से कराता है। CGFNS इटसेल्फ फीस लेता है, लेकिन उसका एक और ड्रॉबैक ये है कि CGFNS डायरेक्ट आपके स्कूल को पेपर भेज के मंगवाता है, वो आप भी स्कूल को नहीं भेज सकते। तो वो इतना लंबा प्रोसेस है, अगर आपके स्कूल में कोई कॉलेज में जानने वाला नहीं है वहाँ, तो वो क्या करते हैं, इधर से पेपर जाते हैं तो वो उठा के फेंक देते हैं मेल में ना, तो वो आपको ढूंढने में ही आपको 6 महीने लग जाते हैं कि मेरा लेटर, या फिर आपको वहाँ कोई बंदा जानने वाला हो तो वो आपके उस लेटर पे नज़र रखे तो फिर तो आपको जल्दी मिल जाता है। अदरवाइज नो बडी केयर के बाहर से लेटर आया है किसी स्टूडेंट का, उठा के, अगर बहुत ही कोई एफिशिएंट स्कूल वाले नहीं है तो वो उठा के आगे पीछे हो गया तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो वो आप बार बार CGFNS को कहते रहते हैं कि दोबारा भेजना, ये एक उसमें ना प्रॉब्लम है। तो इसलिए उस पर भी
तो जाने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में ना उसमें भी। अच्छा जी, एक सवाल आया, साथ बल्कि दो आए हुए हैं। व्हाट इज प्रोसेस फॉर अप्लाइंग डायरेक्ट ग्रीन कार्ड एंड काइंडली एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन वैल्यूएशन एंड टाइप 1 हेल्थ केयर सर्टिफिकेट। सामिया मलिक। देखो टाइप 1 जो हेल्थ केयर सर्टिफिकेट है ना, वो है बेसिकली वीजा स्क्रीनिंग, ठीक हो गया। और वो इमिग्रेशन के लिए है। अगर आपके पास वो जैसे जब स्पेशली जब यहाँ आ जाते हैं ना, तो यहाँ से जैसे हम अप्लाई करेंगे H1 पे आते हैं, H1 के बाद जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो टाइप 1 की इवैल्यूएशन के प्रोसेस से मस्ट गुजरना होता है। अगर जब तक हमारी वो कंप्लीट नहीं होगी, हम अमेरिका में बैठे हुए हैं H1 पे, तो हमें ग्रीन कार्ड यहाँ कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से जब आपकी एलिजिबिलिटी है तो उस एलिजिबिलिटी की बेस पे आप ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं तो वो आपका ग्रीन कार्ड हो जाता है, उसमें भी सिर्फ एलिजिबिलिटी पे, अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो। और उसमें ये है कि वो अगर आपको रेयरली होता है चांस, लेकिन अगर आपको मांगते हैं टाइप 1 तो फिर वहाँ से भी आपको वो करा के भेजना होगा। और जो आगे इसकी जो लाइसेंस की है इवैल्यूएशन, वो तो आपको बता दिया सीधा सीधा। और जो टाइप 1 है हेल्थ केयर सर्टिफिकेट, वो वीज़ा स्क्रीनिंग को कहते हैं बेसिकली। ठीक हो गया। अगला सवाल है हुमना साद का। ये कह रही है कि सर आई मूव टू शिकागो with my family on P4 visa. Now I want to start my career here. New York evaluation will work for me as well? Question mark. ये P4 जो है, ये H4 है या P4 है? P4 कौन सा वीजा है? तनवीर भाई को नॉलेज है? ये मेरे ख्याल स्पाउस का, जो गालबन इनके हस्बैंड जो है वो H1 पे होंगे और वो इनका ये स्पाउस H4 का होता जो है, H4 होता है। H4 या तो इनका भी देखिए, इनका भी ना सेम वही है। अगर इनके ये अगर H4 पे हैं, H1 के साथ H4 पे हैं, तो अपनी इवैल्यूएशन प्रोसेस तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से जाए ना। हाँ, न्यूयॉर्क वाले से। ये न्यूयॉर्क P4 कराएं, हाँ, न्यूयॉर्क कराएं, शिकागो कराएं, मिशिगन कराएं, जिस स्टेट से मर्जी करा लें ये। ठीक हो गया। ये तो P4 वीजा इज अ डिपेंडेंट वीजा। मैंने किया अभी। वही हाँ, P4। P4 तो ये किसके साथ? H1 के साथ P4 H4 is a dependent visa condition such as valid principal visa holder। जी, वही है, डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के तौर पे आए हैं। तो हाँ जी, इनका जो वीजा है ना, तो उस पे ये एग्जाम, ये सारा कुछ इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बल्कि प्रॉब्लम इनके ही नहीं लिए, है, इन कनाडा मौजूद है। इनकी फैमिली के लिए तो आसानी ये है कि ये अगर लाइसेंस कर लें हाँ, तो तो इनका ग्रीन कार्ड पहले हो जाएगा। इनका ग्रीन कार्ड पहले हो जाएगा इनके स्पाउस से ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इनको यहाँ को जॉब जैसे ही ये लाइसेंस पास होंगे तो इनको शिकागो में कोई हायर कर लेगा। जैसे ही हायर हुई तो ये अपना ग्रीन कार्ड फाइल करेंगी तो वो विद इन अ ईयर इनका ग्रीन कार्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्पाउस पहले ही रुले हुए हैं। मजीद ये है कि रुले हैं आप स्पाउस को। हाँ, अगर इनका पहले हो गया तो वो बेचारे गए फिर काम से। अच्छा, ये ना एनपीटी के एग्जाम के बारे में ना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो उनका मैं आंसर, वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि एनपीटी में मैंने एक पूरा सेट वेबिनार रखा हुआ है और उसमें इंशाल्लाह एक्सपर्ट। वैसे इनको सिंपल वही आंसर जो है ना, ये मैंने हाँ आपकी स्क्रीन में है, जो बता दें कि हाँ, सबसे मैं भी इसीलिए चाह रहा सब था कि इसका आंसर एटलीस्ट हम दे दें। इसका दे देते हैं। सबसे हाँ पहले ये है कि आपने इवैल्यूएशन करानी है, एलिजिबिलिटी लेनी है बोर्ड से, हाँ और उसके बाद आप वेरी सिंपल है, जाके वेबसाइट पे आप स्केड्यूल कर सकते हैं इम्तिहान। इट्स हाँ, नॉट, इट्स सो डेट सिंपल। लेके विजिट वीजे के लिए अप्लाई कर दें। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। उसके बाद ये जो प्रो मैट्रिक का एग्जाम है, हाँ, तो तो मैं पहले आपने ऑडियंस से शेयर कर लूं कि एनपीटी के ऊपर हम इंशाल्लाह जो एनपीटी के गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ एक वेबिनार लाजमी करेंगे। तो एनपीटी के कोर्स के हवाले से और बाकी हवाले से हम सवालों के जवाब अभी नहीं दे रहे, इवन क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे। लेकिन ये सवाल कि हाउ कैन अ पर्सन एनरोल फॉर एनपीटी, तो आप न्यूयॉर्क की एवेल्युएशन कराएं सबसे पहले, अपनी एलिजिबिलिटी करवाएं, एग्जाम की डेट लें और विजिट वीजे के लिए अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है जी। आबिद भाई, आप थर्ड स्क्रीन की तरफ चले। थर्ड पे चले जाएं, IERF। जी, वेरी इसकी भी सिंपल। वेबसाइट खोल लूं फिर मैं। खोल लें, हाँ, IERF। ठीक हो गया जी। IERF आ गया जी, ओपन होगी जी। खोल ले। ओके, लेट मी ओपन वन। फॉर अच्छा, इंडिविजुअल में चला जाए। इसमें फॉर इंडिविजुअल में चले जाएं और नीचे फिजिकल थेरेपी लाइसेंस, इसको क्लिक करें।
तो इसकी स्क्रीन पे आप सामने देखें, अप्लाई नाउ यहीं पे मौजूद है। उसके बाद सर्विस एंड फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ टू अप्लाई। अगर आप सर्विस एंड फीस को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सामने फीस लिखी हुई इसकी नज़र आ जाएगी, और जो कि इसकी है $475 फर्स्ट टाइम ना। और अगर आपने किसी मल्टीपल बोर्ड को भिजवानी है तो फिर आप $150 ईच एडिशनल रिपोर्ट, वो भी आप इनको पे करना होगा आपको। ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप इसका। सेकेंडली आप इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में इसके आपको फॉर्म मिलेंगे। सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट फॉर्म है, नीचे जाएं, आपको नजर आ रहा है, देखें सामने ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया। यस, ये फॉर्म आपने ऑफिशियल अटेम्प्ट रिकॉर्ड आ गया। यस, ये फॉर्म आपने फिल करना है, और ये सारे आपने ये स्कूल से कराना है, जो ये वो ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आवर्स आ गया। इसका थोड़ा सा टेक्निकली जो मामला है ना, इसको फिल करने के लिए आपको कॉलेज का कोई बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बंदा हो तो वो आपका ये फॉर्म फिल करेगा। ये जो अच्छा, ये जो कोर्स, जी बिल्कुल ठीक हो गया। और इसका अपने दोस्तों को तो यही कहूंगा कि आप लोग इस IRF में तो बिल्कुल नहीं जाएं। ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि इसकी जो डिटेल है ना कोर्स की, हर एक कोर्स का नाम, मैचिंग, सिलेबस पूरा खंगाल के ना, तो उसमें इसमें बहुत सारे एरर का प्रॉब्लम हो सकती है, एरर ना, डेफिशिएंसीज वगैरह यानी लग सकती है ज़्यादा। मतलब देखें ना, इसमें ये होगा कि आपका सिलेबस बंदा खोलेगा और एक एक टॉपिक का टाइटल लिखेगा, कोर्स नंबर लिखेगा, और फिर आगे उसके आवर्स लिखेगा, कितना आपने क्लिनिकल किया, कितना थ्योरी पढ़ा, कितने आवर, वो सारी डिटेल, ये ऑलमोस्ट आप खुद ही इसकी सारी डिटेल बना के दे देते हैं और वो इवेल्युएट करते हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, वो इसमें आपने एक्सपर्ट बंदे की बात की, तो हम यहाँ पे ऑडियंस की सहूलत के लिए बताएं कि आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अगर एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा तो आपने हमारी टीम के साथ रब्ता करना है। तो इंशाल्लाह आपको जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं इवैल्यूएशन के गुरु, हमारे किंग एडवर्ड के अंदर जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है पूरी दुनिया में, इरफान अली साहब है हमारे वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट, काफ़ी सीनियर, तो वही करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलती की गुंजाइश नहीं निकलती। और क्योंकि तकरीबन 15 साल से तो हम देख रहे हैं वो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं हर दुनिया के हर मुल्क के साथ जो भी किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, एक सवाल आया। अच्छा, पहले आबिद भाई आपकी ये कंप्लीट हो गया अभी इसका के उसके बाद इसका अगर आप देखें तो बाकी तो थर्ड जो है वो आपने अप्लाई नाउ पे जाना है, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसी तरह लॉगिन और उस प्रोसेस में जाना है, वेरी सिंपल। अप्लाई नाउ में चले गए और यहाँ पे आपने ये नीचे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन में क्रिएट, और जैसे आप इसको लॉगिन होके जाएंगे तो आपको अंदर सारे फॉर्म पड़े होंगे, वो जैसे आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो एंड में आपको वो खुद डायरेक्ट करेगा कि कौन से फॉर्म आपने स्कूल को भेजने हैं, कौन से आपने लाइसेंस को भेजने हैं, कौन से आपने क्लिनिकल वाले जो है उनसे कंप्लीट करा के भेजवाने हैं। वेरी सिंपल, इसमें भी कोई ऐसा, जब यहाँ से आपने लॉगिन हुआ तो बाकी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो आपको हमें मैसेज कर सकता है, उसको वहाँ गाइड कर देंगे, कोई भी ऐसा इशू होता है। बिल्कुल ठीक है। हाउ मच क्रेडिट, अच्छा एक सवाल आया कि हाउ मच क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड, आवर टोटल क्रेडिट आवर आर 174। देखें वो 210 एवरेज है। यस 210 एवरेज है, और फिर जो 175 जो कह रहे हैं ना, पता नहीं किस उसमें कह रहे हैं, आजकल जो पाकिस्तान से DPT लोग पढ़ रहे हैं उनके ज्यादा हैं। ये फ्रेश ग्रेजुएट ही है, बल्कि अभी इसका मेरा ख्याल है पास आउट होने वाला है, मेरा ख्याल है जो बातों से इनके अगले कमेंट से अंदाजा हो रहा है। तो 175 यानी कम है आपके लिहाज से, इनको नहीं, क्या करना? आई डोंट थिंक इनको 175 इन्होंने कैलकुलेट कैसे किए हैं। ठीक हो गया, आप कहना चाह रहे हैं ज्यादा ही होते हैं। 210 और से दूसरा ये होता है कि हर फील्ड के सर्टन आवर्स होते हैं जो उन्हें मिनिमम चाहिए होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर वहां पे किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ कोर्सेज हैं जिनके फर्ज किया कि रिक्वायर्ड जो आवर्स हैं वो 70 है, तो उन्होंने अगर 80 रखे हुए हैं तो वो 10 यूजलेस हैं अगर एवेल्युएशन की पर्पज के हवाले से। तो हर फील्ड के सर्टन आवर्स होते हैं जो मीट करते हैं, एग्रीगेट नहीं देखते। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया सामिया मलिक, फॉर डायरेक्ट ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन एवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड और स्टिल लाइसेंशियर एवेल्युएशन इज प्रेफरेबल। लाइसेंस एवेल्युएशन जो है वो करा के
उसके बाद आप एम्प्लॉयर ढूंढ लेंगे। एम्प्लॉयर आपको एलिजिबिलिटी बोर्ड से सबसे पहले इवैल करेंगे, फिर आप बोर्ड से एलिजिबिलिटी लेटर लेंगे। जैसे आपने एलिजिबिलिटी लेटर लिया तो आप किसी एम्प्लॉय को अप्रोच कर सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ अमेरिका में इसके लिए, फिजिकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस के लिए। और वो एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो आप अपना ग्रीन कार्ड वहाँ से डायरेक्ट फाइल कर देते हैं उसी एलिजिबिलिटी की बेस पे। ठीक हो गया। और अगर आप ग्रीन का इमिग्रेशन वाला करा सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, मतलब उससे आगे तो कुछ नहीं है। अगर आप इतने स्मार्ट हैं, टॉफल की वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं तो वो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, सबसे पहला वही कराना चाहिए। ये तो हम थोड़ा सा लूप होल उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें चूंकि पता है कि अपने मुल्क में अंग्रेजी जो है ना वो ज़्यादा उस लेवल की, और स्पीकिंग खास करके जो 26 है वो तो अंग्रेज़ों का भी नहीं आता कई दफ़ा ना। हाँ, असल में बात ये है कि ना कि आप और मेरी और आपकी मदर लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन आज उर्दू का टेस्ट हो जाए, अभी हम अपने स्कूलों में देख लें, हमें जब इमला करवाते थे या आज हमें उर्दू में लेटर लिखना पड़ जाए तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। ऐसे ही हम तो उर्दू लिखना भूल गए हैं। इसी तरह यही सेम स्टोरी है इधर भी। और वो अगर करा सकता है कोई बंदा कंप्यूटर में, जैसे माशाल्लाह नए बच्चे आज के जो निकल रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे आर गुड, उनका शुरू से ही अच्छे उसमें पढ़े हुए हाँ, हैं, स्कूलिंग अच्छी है। स्कूलिंग अच्छी है, कैम्ब्रिज सिस्टम से, बीकन हाउस में इधर से जो बच्चे निकलते हैं बच्चे तो उनके लिए मेरा ख्याल है टॉफल की ये वीजा स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 26 ले सकते हैं स्पीकिंग में तो दे शुड गो फॉर दिस इमिग्रेशन वन। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट वेबिनार के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस जो आए वो टोफल की एग्जाम्पशन के बारे में, उसमें 3 किस्म के क्वेश्चंस थे, यानी रद्द अमल कह लें आप। एक ये था कि आया फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही कोई डिग्री होनी चाहिए, पहला। दूसरी चीज कि वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए है या डिप्लोमा भी चलेगा, और एक बंदे ने कहा कि वो 30 क्रेडिट आवर्स से कम का नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए तनवीर भाई, आप शेयर करें कुछ। हाँ जी, इसमें डिग्री जो है वो पीटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज नंबर 1। दूसरा ये है वो बैचलर भी हो सकती है, मास्टर भी हो सकती है, डिप्लोमा जो है वो इसमें नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमने डीपीटी जो की थी उसके टोटल क्रेडिट आवर थे 16, वो एक्सेप्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो डिग्री थी, क्रेडिट आवर्स इतना मैटर नहीं करते, ठीक है। बाकी जो वेवर है, जैसे लास्ट टाइम आपने भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है और कनाडा, क्यूबेक के अलावा यहाँ इन ममालिक से अगर आपकी एजुकेशन बैचलर या मास्टर है तो आपका टॉफल वेव हो सकता एग्जाम। जी आबिद भाई। जी तनवीर भाई ने मैं नहीं, लेकिन मैं आपकी राय के साथ ज्यादा सहमत हूँ जो कि आपने अभी नहीं दी। देखें वो तनवीर भाई साहब, आप जो बिल्कुल सब जो कहा है ना, दैट्स द आइडियल सिचुएशन, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन देखा ये भी एक्सपीरियंस गया है कि किसी और डिग्री में भी अगर किसी ने यहाँ कोर्स किए हुए हैं ना, कुछ भी कर लिया, डिप्लोमा साल 2 साल का डिग्री, मतलब कोई भी पीटी से हटके भी, तो उसने अगर बगैर पूछे भेज दिया तो उसको भी वेवर हो जाता है। अगर आप डिग करेंगे तो फिर वो I नहीं totally agree with आप। लेकिन इस जुआ खेलने के लिए आपको टाइप 1 की फीस देनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यार देखें, पहली बात तो ये, जिसने अमेरिका आना है ना, तो वो फीस वाला जो है ना, वो खाना साइड पे रख दे, वो भूल जाए कि कोई फीस कम है या ज्यादा है। फीस अगर आपके पास है या नहीं है, डजंट मैटर यार। आई मीन आपने अगर यहाँ पे आना है, फीस तो बड़ी मामूली सी कीमत है, मामूली से भी मामूली सी कीमत है, ठीक है जी। आप इसको साइड पर रख के आप अपने तमाम जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अगर आपने यहाँ पे आना है, ठीक है ना। फीस के बारे में फिक्र ना करें, ये फीस आपकी एक दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल तो सही है। दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है। तो आपने आना है तो फिर फीस को आप मत सोचें कि फी कम है। यार यकीन करें, जब हम आए थे हमारे पास पैसे भी नहीं थे, फीस को नहीं हमने कभी पूछते नहीं फीस है भी है कि नहीं है। यार फीस की फिक्र ही नहीं, ना पैसे थे ना फीस पे करने की फिक्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब राइट। फीस की हमने कभी परवाह नहीं, मोटरसाइकिल है वो बेच दिया, साथ वाले से पकड़ लिया, कोई बात नहीं यार, वो चलता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। आपने अपना माइंड बना लिया, आपने यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू इट, सो डू इट देन, डोंट वरी अबाउट फी। टोटली एग्री विद तनवीर भाई कि जैसे ये कह रहे हैं कि फीस का इशू बिल्कुल नहीं, और आप ये सोचें कि आप
को कितने बड़ा एक काम आपका हो रहा है। अगर कोई पीटी के अलावा कोई प्रोफेशन है तो वो $1 लाख देने के लिए भी तैयार है कि हमें कोई ग्रीन कार्ड डायरेक्ट मिल जाए किसी हाँ तरह। जी, ये बहुत अच्छी बात तो है। 1 लाख तो बहुत कम है भाई। एग्जैक्टली तो वो जनाब कोई भी आप उनसे पैसे की मांगे कि हमें डायरेक्ट अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो पैसे लोग देने के लिए बेशुमार लोग पैसे वाले तैयार हैं। लेकिन ये आप ब्लेस्ड हो कि जो इस प्रोफेशन में आए हैं और आपकी डिग्री की ये वैल्यू है अभी तक। कल क्या हो जाता है नोबडी नो। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा, तो नहीं, मैंने शुरू में मेंशन किया था कि मैं कोई भी ऐसा बंदा हमने नहीं देखा कि जिसने पीटी में जाते ही उसके जहन में हुआ हो कि मैंने बाहर जाना है तो बाहर ना आया हो। या और जो हमारे दोस्त वहां बैठे हुए हैं वो हमसे उस वक्त भी बहस कर रहे होते थे हमने बाहर नहीं जाना, तो वो आज भी वहीं बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं ली। हम आज भी उनको कहते हैं जो नहीं आ सके उनको दोस्तों को ये इनकरेज करें तो यार अप्लाई तो करो। कहते हैं यार हमने क्या करना है, आगे छोड़ो बस हम इधर ही सेट हैं। तो जिसने भी कोशिश की ना कि भाई मैंने बाहर जाना है, तो 100 ऑप्शन है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड तक लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये मेन कंट्री है। जो इसके अलावा सऊदी है, गल्फ, बाकी स्टेट्स भी हैं, हर जगह आप जा सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो ये बाहर यूरोपियन और अमेरिकन इस एरिया में जो लोग आते हैं। देखिए, इवन हमारा इन बातों से कतन ये मतलब नहीं है कि हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी अटेंशन है, आप बाहर आना चाहते हैं, सही तो बात। देयर आर वेज, देयर आर पाथवेज और इजी पाथवेज हैं। ठीक है, बाकी यकीन जाने पाकिस्तान जैसा कोई ना मुल्क है, ठीक है जी, ना जो मेरा गांव है चक 135 उस जैसा कोई गांव है पूरी दुनिया में। ठीक है ना, दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम तो सिर्फ उन लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आना चाहते हैं। ठीक है भाई, अगर आप वहां पे आप खुश हैं, यकीन करें आप दुनिया के बेहतरीन मुल्क में हैं, दुनिया की बेहतरीन जगह में हैं। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। और अगर आप हमें भी साफ पानी पिला दें, हम भी वहीं आने के लिए तैयार। अच्छा जी, लेकिन ये हमें बहुत लेट हो गए, वहां जाके शुरू कहाँ से करेंगे। अच्छा जी, अली रजा का क्वेश्चन है, कैन ईसीआर फॉर न्यूयॉर्क आल्सो बी ट्रांसफर टू ऑल अदर स्टेट लाइक मिशिगन कैन बी ट्रांसफर टू कैलिफोर्निया? क्या 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 एवेल्युएशन की बात करें। न्यूयॉर्क की एवेल्युएशन जो है ये ट्रांसफर हो जाती है दूसरी स्टेट्स में? नहीं, किसी भी जगह नहीं। न्यूयॉर्क इटसेल्फ एक सेपरेट बोर्ड है, वो इसीलिए सेपरेट करता है। और उसको तो अगर आपने यानी बाद में कराना है तो आपने ये करना है कि जो आपने एफसीसीपीटी या आईसीडी में जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे इवैल्यूएशन के लिए, उन्हीं को आप एक्स्ट्रा फीस दोगे, उनको कहोगे कि मेरी किसी दूसरे बोर्ड के लिए इवैल्यूएशन कर दो, तो वो कर लेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, सिर्फ हाँ, पैसे दोबारा देने हैं पैसे आपको। दोबारा देने और वो दूसरे बोर्ड की इवैल्यूएशन कर देंगे आपकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक किरण न्याजी का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज डिस्कस इन डिटेल द थर्ड फॉर्म विच इज लाइसेंस फॉर्म एफसीसीपीटी का? ये क्योंकि बहुत ज्यादा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको ये इनबॉक्स में हमसे कर ले ये डिस्कस, तो फिर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। नहीं, इसको जी आबिद भाई। थोड़ा सा कर लेते हैं इलेबोरेट इसको ना। ये जो थर्ड फॉर्म कह ठीक, रहे हैं ना लाइसेंस का, ये बेसिकली पाकिस्तान में जो पेप्टा है जी जी, या कोई भी एक बॉडी है, पहले हमारे दौर में एमपीपीएस, हम मेंबर ऑफ पाकिस्तान फिजियोथेरेपी सोसाइटी हाँ के बिल्कुल मेंबर होते ऐसे थे, तो वो करती थी। आजकल ये पेप्टा करती है। तो ये फॉर्म आपने फिल करना है, पेप्टा की मेंबरशिप लेनी है, और उसके बाद जाके वो आपकी ये इसके ऊपर अपनी सील स्टैंप सारा कुछ करके आपके सर्टिफिकेट जो इशू करते होंगे उसको उसकी कॉपी नोटराइज करके अपने सील के साथ वो डायरेक्ट भेजेंगे किसी भी बॉडी को, एफसीसीपीटी को, आईसीडी को या आईआरएफ को डायरेक्टली भेजेंगे, और वो आपकी वैल्यूएशन के उसमें काम आ। जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है वो आपके कंट्री में लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान, इसका ये मतलब है। ये लाइसेंस में कई दफ़ा लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये शायद हमें अमेरिका का लाइसेंस मांग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस लाइसेंशियत का मतलब ये है कि आप अपने कंट्री में एलिजिबल हैं। ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली वीजा की। रिक्वायरमेंट है कि आप ऑलरेडी थेरेपिस्ट ने किसी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप यहाँ पे आके वही काम करना चाहते हो। रिजवान अली सुखेरा, आपका क्वेश्चन भी हम बाद में पूरा इस पर वेबिनार है कि हाउ कैन आई गेट द स्टडी वीज़ा, तो इंशाल्लाह इसको भी बाद में आज के स्कोप से बाहर है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे बात। तो मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्वेश्चंस भी आने बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको अभी तक मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहे। तो मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं आज के वेबिनार को। तो आप दोनों
कुछ आबिद भाई आप कहें कुछ, फिर कंक्लूड करते हैं हम इंशाल्लाह। कैसे क्या आप एनकरेजमेंट देते हैं जनरल पब्लिक को? वैल्यूएशन प्रोसेस तो आपने बहुत इजी बना दिया है, हमने वेबसाइट पे भी दिखा दिया है, क्योंकि लोगों को ज़रा मुश्किल होता है कि कहाँ से अप्रोच करना है, क्या नहीं करना। तो जो मुझे आपकी बातों से आज अंदाज़ा हुआ है वो यही है कि जो कोई भी अमेरिका आना चाहता है वो फौरी तौर पे न्यूयॉर्क की वैल्यूएशन करवाए, अपना एलिजिबिलिटी नंबर ले और अपनी एग्ज़ाम की डेट ले और विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। जी जी सलमान, आबिद। बिल्कुल आपसे टोटली एग्री हूँ, और मेरी तरफ से सब जूनियर्स दोस्त अब आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपना माइंड बना, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि हमने कहीं बाहर जाना है, जो आना चाहते हैं, जैसे तनवीर भाई ने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया कि हम जो भी कह रहे हैं ये दैट डजंट मीन कि हम अपने सारे पाकिस्तानियों को अमेरिका या बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है हमारे इंटरेस्ट। लेकिन जो ये है कि चूंकि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट वहाँ जॉब्स चार लोगों का है, एजुकेशन डिग्री इतने लोगों ने ले ली हैं, थेरेपिस्ट बेशुमार पाकिस्तान में एवरी ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उनके लिए हम ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप जो आना चाहते हैं वो अपनी इंटेंशन अपनी नीयत करें कि हमने बाहर जाना है, तो आपके पास 101 दरवाजे खुले हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट एनीवेयर। और जितने भी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर आप सोचें मैं आपको बताऊं तो मेरा तो कम से कम अमेरिका में कोई जानने वाला नहीं था। ये तनवीर भाई ये इनका भी कोई रिश्तेदार नहीं था या मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं था, हम लोग ऐसे ही दोस्त एक दूसरे से सीढ़ी बस सीढ़ी, मतलब मैं कनाडा पहुंचा हूँ, यहाँ पे दोस्त है, उन्होंने कहा मैं H1 करा देता हूँ, मैंने कहा करा दें। तनवीर भाई आए, ये भी इसी तरह आए हैं, अपनी मदद आप किसी दोस्त को कहा, तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था कि जिसने हमें कहा हो बताया हो कि यार तुम्हारा हम ये काम कराते हैं। सलमान आप मिसाल बैठे हो कनाडा में, हाँ जी। आपने खुद ऑफ फॉर्म फिल किए इमिग्रेशन के, तो आप कनाडा पहुंचे हो। जी मैंने तो बिल्कुल खुद ऐसे ही फिल है। किए थे, वो जो तनवीर भाई ने बात की ना मोटरसाइकिल बेच के, वो हमने उसमें $500 जो जमा कर रहे होते थे ना मुश्किल से, जब थेरेपिस्ट पाकिस्तान में, तो आपको पता है ये $500 फीस होती थी हमारी जब इमिग्रेशन ना कनाडा की अप्लाई की थी, तो वो इसी तरह जमा की थी हमने, जैसे तनवीर भाई ने कहा, वो करके हमने डाल दिया। लोग कह रहे थे कि ये तुम लोग क्यों खर्च कर रहे हो इतने पैसे ना, साथ ही दोस्त है वहाँ भी कहते थे कि छोड़ो कब कल कनाडा चले जाओगे, लेकिन हमने कहा यार डाल देते हैं, जो भी है बात की बात बाद में देखी जाएगी। तो उस वक्त तो 20,000 रुपए थे पाकिस्तानी जब सही मुझे बात है। याद है मैंने ड्राफ्ट 20,000 रुपए का बनवाया था, $500। तो जब इंटेंशन करोगे डेफिनेटली पहुंच जाओगे, रास्ते 100 खुले हुए हैं, हम लोग गाइडेंस के लिए मौजूद हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है आप हमसे मैसेज करें, इनबॉक्स करें, आपको जितना मैक्सिमम हो सके हम आपको जवाब देंगे। और बाकी सलमान का ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म तो हाजिर है, इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद हैं, हर एक एरिया का वेबिनार मौजूद है, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स वेबिनार से मिल जाएंगे। आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन होता है तो किसी ना किसी वेबिनार जो है उसको आप दोबारा जाके रिव्यू कर लें। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी ऐसे लिंक शेयर कर देता हूँ कि इसको देख लें, जो आंसर इसमें नहीं हुआ हुआ वो क्वेश्चन आप हमसे करें, जो ऐसे इसमें आंसर हो चुका है उसको रिपीट ना करें आप। ही जी तनवीर भाई, क्या कंक्लूजन जी रिमार्क्स आपके? सलमान, मैं आपने खैर माशाल्लाह बड़ी डिटेल से बताया कि हम जैसे भी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, यकीन करें हमारा ना कोई जानने वाला था, ना कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई इंफॉर्मेशन थी। बल्कि जब मैं कनाडा से यहाँ मूव हुआ बैक इन 2005, मेरी गाड़ी फुल ऑफ लगेज थी, जो भी मेरा सामान था, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कहाँ पे जाना है। ठीक है ना। तो एक बोर्ड मुझे नजर आया रेंटल का, मैंने उसे फोन किया, बीबी ने फोन उठाया, मैंने कहा मुझे अपार्टमेंट लेना है। कहती कब लेना है, किस मंथ लेना है? मैंने कहा आज ही लेना है। अभी लेना है, जबरदस्त। अभी लूंगा तो सोऊंगा ना। ठीक है। हाँ, तो अल्लाह तवक्कल पॉजिटिव सोच के साथ, और अल्लाह पे आप जो है तवक्कल करके जो भी काम करते हैं अच्छी नीयत से, अल्लाह ताला हेल्प करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पे आने की ख्वाहिश रखता है, और हम हाजिर हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप किसी भी हवाले से हमारे साथ रब्ता करते हैं, वैल्यूएशन के हवाले से, किसी और भी तरह से, हम डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट, इसके अलावा कि आप यहाँ पे आ जाएं और हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प आउट कर सकें। अगर हम फौरी तौर पे जवाब ना दे सकें विद इन 24 आवर, वन डे, 2 डे, कपल ऑफ डेज, वी विल रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, बहुत अच्छे तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट भी हम शेयर कर देंगे, जो जिस किसी को चाहिए उसके साथ साथ वेबसाइट पे भी हमने आज तो स्क्रीन शेयरिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस बहुत इजी हो गया है।
असल में एक दफ़ा जब नज़रों से बच्चे देख लेते हैं तो उनको दोबारा उसको करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो आप लोगों के शुक्रिया के साथ ही ऑडियंस से भी प इजाज़त लेते हैं और नेक्स्ट वेबिनार में हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। देखते रहिए और हमारे सोशल मीडिया के जितने भी पेजेज़ हैं उनको जॉइन करें और शेयर करते रहें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट लेते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।